Assalamualaikum. Good morning, everybody. Welcome. Super happy. Welcome. You know why? Because मैं कल कह रही थी our girls have done it. और आगाज ही माशाल्लाह जिसका इतना अच्छा हो, आगे चलकर भी उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट इख्तिताम भी अच्छा होगा. And you know ऐसी वैसी कोई टीम नहीं, अपने से मजबूत टीम, अपने से बेहतर फॉर्म की टीम. विमेंस क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं और आपको पता है कि विमेंस क्रिकेट टीम जो हमारी पाकिस्तानी है वो गए हुए हैं शारजा इस वक्त एंड दे प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका. यस्टरडे पहला मैच था बाय द वे. एशियन चैंपियंस और वो उस कॉन्फिडेंस के साथ टूर्नामेंट में आए थे. इट्स द वर्ल्ड T20 यानी कि T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, विमेन वर्ल्ड कप हो रहा है और पहला दिन और पहला मैच पाकिस्तान का. पाकिस्तान ने बाआसानी उड़ा दिया, एनाइलेट कर दिया. और अच्छी बात यह है कि इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस चीज से बिकॉज नेक्स्ट मैच जो है वो इंडिया पाकिस्तान का है ऑन संडे. तो इस तरह यू हैड टू वॉच दिस मैच. एक्चुअली इट वाज अ थ्रिलिंग कॉन्टेस्ट एंड आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाय आवर कैप्टन. फातिमा सना इज एन अमेजिंग कैप्टन. एक तो बड़ी वेल जेल्ड टीम भी लग रही है और बहुत मौके थे इसमें जहां हम डर लग रहा था एक्चुअली कि वी माइट नॉट बी एबल टू मेक इट, स्पेशली जब हमारी पहले ही बॉलर आते ही दूसरे बॉल पे ही उनका स्ट्रेन हो गया या कुछ हो गया था. टीम वर्क सामने आया. 116 रन बनाए हमने पहले खेलते हुए. कप्तान जिनकी आप बात कर रही हैं उन्होंने बेहतरीन इनिंग खेली. जारहाना 20 गेंदों पर 30 रन बनाए. उम्दा कारकर्दगी रही. निदा डार ने एक छक्का भी लगाया और 22 गेंदों पर 23 रन बनाए. जवाब में श्रीलंकन जो बैटर्स हैं वो एक्चुअली पाकिस्तानी लड़कियां बॉलर्स के सामने टिकी नहीं पाए. सीन ही उनका ऑफ हो गया. तो वो वेल जेल होने वाली बात भी इस तरह हो गई कि ये देखिए द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट दिस गर्ल हैज़. मैं कैप्टन की दोबारा से बात करूंगी कि ये उनका पहला समझें कि ये इतना मेगा इवेंट है, वर्ल्ड कप है, इतना बड़ा इम्तिहान है जिसमें पहले मैच में जाके उनकी टीम जो थी इट लुक्ड सो सॉलिड, इट लुक्ड सो गुड एंड ऑब्वियसली बाकी भी तो खेलने आए हैं तो आप बाकियों से भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन दे डिड सो वेल. अच्छा थोड़ा सा कप्तान की बात कर रही हैं. ये दिस इज हर फोर्थ मैच एज अ कैप्टन, लाइक लिटरली हर फोर्थ मैच. ऑफ कोर्स लेकिन ये अपने बॉलर्स की जरा बात करें. बॉलर्स की जरा आप बताएंगे कि सादिया इकबाल ने 3 विकेटें ली. उमैमा सुहेल और फातिमा सना और निशरा सिंधु ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया. यानी कि 9 विकेटें हमने हासिल की और 85 रन बनाकर बस श्रीलंकन टीम की बस हो गई. अच्छा जी, मेगा इवेंट में पाकिस्तान विमेंस का दूसरा मैच हमने आपको बता दिया है. कहना हम ये चाहते हैं कि जब इतने मेगा इवेंट्स हो रहे हो ना तो ये वो टीम केमिस्ट्री हमें चाहिए होती है. पहला मैच ही जाके आप जीत जाएं ताकि आप एटलीस्ट बाकी टीमें जो आई हुई हैं उनको तो पता चल जाए ना कि इट इज दे आर हियर टू प्ले. पिछले साल इन्हीं दिनों में अपनी लड़कों की टीम में तलाश कर रहे थे बिकॉज दे वर आल्सो प्लेइंग वर्ल्ड कप. अब उसका क्या जिक्र करना बार बार. एक तो इतना टाइम भी गुजर गया और उसके बाद भी कुछ नहीं किया उन्होंने. आई एम सॉरी. तो लिहाजा लड़कियों का बहुत पॉजिटिव आगाज है. दे शुड बी इनकरेज्ड एंड द मैचेस शुड बी वॉच्ड. तो ये जरूर आप करें. आई एम श्योर संडे वाला तो. और ये लड़कियां पता है क्या, एक तो वैसे ही चैंपियन होती हैं. आप सोचिए कि हमारे जैसे माशरे में ये लड़कियां इस लेवल तक पहुंच गई हैं कि ये पाकिस्तानी नेशनल टीम के लिए क्रिकेट खेल रही हैं. ये कहना भी आसान नहीं है. मतलब और जीत रही हैं, सिर्फ खेलनी नहीं, जीत दे आर गुड. लुक अराउंड यू. आप देखें अपने इर्द गिर्द. अगर कोई लड़की ये ख्वाहिश जाहिर करे कि उसने क्रिकेटर बनना है, आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग होंगे जो अपनी उस बच्ची का साथ देकर उसे उस मकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे और कितने ऐसे होंगे जो उसको कहेंगे नहीं नहीं ये कोई काम है करने वाला. सो मतलब ये होता है टूर्नामेंट का. These girls, their parents, their coaches, their families, और रोल्स देखें किसके. मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जाके क्रिकेट खेलो. नथिंग टू पुट मेन डाउन क्योंकि वो माशाल्लाह खुद ही अपने आप को इतना डाउन कर लेते हैं. लेकिन रिमेंबर द फर्स्ट मैच अगेंस्ट अमेरिका. नहीं करें ना याद यार. सॉरी आगे चलते नहीं करते, पेनफुल होगी इसलिए हमारा आगाज तो सुप्रीम था. इंशाल्लाह आगे भी अच्छा चलेगा. अच्छा जी, अब जरा और इम्तिहानों पे आ जाएं. जैसे कि आज क्या होने जा रहा है. सियासी इम्तिहान हुकूमत के लिए भी है और तहरीक इंसाफ के लिए भी है. पूरे जोरों शोर से एक बार फिर इस्लामाबाद डी चौक पर आज एहतजाज करने जा रही है और कल मीनार पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी गई है और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पूरे लश्कर के साथ. आपको पता है ना वो तो मतलब अकेला छोटा मोटा तो कुछ करते नहीं है. तो वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ और वो कह रहे हैं कि हर सूरत आज डी चौक पहुँचेंगे वो और कारकुनों को हर
मतलब हालात का सामना करने और हर हद तक जाने के लिए तैयार रहने की हिदायत की है। हाँ, तैयारी वो सारा मरकज ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खासा है कि वो एहतजाजी सियासत बहुत अच्छी करते हैं, चाहे वो हुकूमत में हो या हुकूमत में ना हो। हाँ, लेकिन हुकूमत में भी रहते हुए भी एहतजाज चल रहा होता है। वो उनका फ्रेम ऑफ माइंड ही हमेशा इस तरह का रहता है कि बस हमने किसी से भिड़ना है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हों या सड़कों पे हों। लेकिन इस मतलब वैसे कोई इतनी तारीफ नहीं किया मैंने तो कि हमने भिड़ना है। मतलब भिड़ना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग कि हर जगह जाके पीस टाइम्स में भी भिड़ने की क्या जरूरत है। आपको याद है वो ज़मान पाक के बाहर के मनासिर, वो पूरी शील्डें और वो मास्क और कंचे और पेट्रोल बम और वो क्या क्या होता था। अभी भी बाय द वे वार्निंग उन्होंने दी है कि तैयार रहें, जैसे आंसू गैस और शेलिंग वगैरह, इससे बचने के लिए पानी और नमक वगैरह ये सब कुछ साथ लेके आए। ये हिदायत जारी हुई हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें, हुकूमत ने रात ही से इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते बंद करने शुरू कर दिए हैं और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उनकी भी खबरें आ रही हैं। और पैरामिलिट्री फोर्सेस, रेंजर्स और आर्मी को तलब कर लिया गया है। मतलब पूरी तैयारी है हुकूमत की। इस्लामाबाद में एक गैर मुल्की वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, मलेशियन वज़ीर आज़म, और फिर आगे एक शंघाई ताबून तंजीम का इजलास भी होना है 15-16 को। वज़ीर दाखिला ख़ुद सामने आए और उन्होंने कुछ नरम गर्म लहजे में, आप इसे सजेशन कह लें या वार्निंग कह लें, या आप पे डिपेंड करता है। सुनिए क्या कह रहे हैं। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन PM यहाँ हैं, उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पर हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने D चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है। फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। हम हर हद तक जाएंगे उनको रोकने के लिए। हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही हो। अच्छा जी, हुकूमत और तहरीके इंसाफ आपने सुन लिया, हर हद तक जाने की बातें कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने हालात की कशीदगी को भांपते हुए हुकूमत और PTI दोनों से पीछे हटने की दरख्वास्त की है। सेनेटर फैसल वाउडा ने इल्ज़ाम लगाया कि तहरीके इंसाफ लाशें चाहती हैं। जो कल का धरना है वो क्यों कॉल हुआ है, उसके दो है स्ट्रैटेजीज। एक स्ट्रैटेजी है कि खान साहब को अपना इक़्तिदार में वापस आना है, कैसे निकले वो फैज़ हमीद बातें कर रहे हैं, उनके नाम से चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। जैन साहब की पार्टी जो है वो लाशें गिराने आ रही हैं। जब लाशें गिराने की प्लान करके आ रही हैं तो उससे क्या होगा? कानून की खिलाफ वर्जी करके आपको D चौक आना है, आपने कानून की खिलाफ वर्जी करके जिधर लॉ पास होगा उधर आना है ताकि कन्फ्रंटेशन हो। मैं हुकूमत से भी ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आईनी तरमीम की बिल है इसको मौखर कर दिया जाए तावक्ते के कॉन्फ्रेंस अपने अंजाम को पहुँचे। इस दौरान में दाखिली जो तनाज़ात हैं और सियासी इख्तलाफात हैं उसको हमें यकजहती में तब्दील कर देना चाहिए और किसी किस्म के तनाज़े से हमें बालातर हो जाना चाहिए। मैं अपोजिशन से भी यही अपील करूँगा कि वो अपने एहतजाजात इस दौरान ना करें, उसको मौखर कर दें। जहाँ तक इस आईनी तरमीम का मसला है, मुझे हैरत है इस बात पर कि उन्हें इस बात में उजलत किस चीज़ की। PTI ने इस्लामाबाद के अलावा कल लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज का भी ऐलान कर रखा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ भी कह रही हैं कि फिर अब आएंगे तो देख लेंगे। उन्होंने फिर से अली अमीन को निशाने पर रखा। जो रिसोर्सेज जो आपके पास खैबर पख्तूनख्वा में अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है, आपको वो अवाम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि दूसरे सूबे पे हमला करने के लिए। मेरा दिल ये बात नहीं मानता, मेरा दिमाग ये बात नहीं मानता कि किस तरह कोई इतना बड़ा क्रिमिनल सोच हो सकती है कि जो रेस्क्यू 1122 की गाड़ियाँ हैं उनका क्या काम है? उनका काम है कि जो तकलीफ में मुब्तला लोग हैं उनको वहाँ से निकाल कर उनको सेफ्टी तक पहुँचाएँ। उनको खैबर पख्तूनख्वा के जुलूस में लाया जा रहा है पंजाब पे हमलावर होने के लिए। पंजाब तो ये नहीं होने देगा, क्योंकि पंजाब जो है ना वो दहशत गर्दी पे नहीं चलता। पंजाब में कानून है
कानून पे अमल दरामद है, तो मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब की और पंजाब के अवाम की हिफाजत अच्छी तरह करनी आती है। तुम अपनी फ़िक्र करो। ये भी आपने सुन लिया। और पीटीआई को 2014 के धरनों पर आज तक जो है वो चीनी सदर का दौरा याद है मुलतवी करने का हुआ था, वो उसके ताने मिलते रहते हैं। तो अब इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास 15 और 16 अक्टूबर को हो रहा है। और सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन मुल्की मफाद सबकी पहली तरजीह होनी चाहिए। लेकिन अब लगता है ये कहने की बातें रह गई हैं, बिकॉज हर कोई वो करता है जो हमारे साथ ही हैं। हमारे साथ नौशीन यूसुफ हैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में सैकड़ों कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं। तैयारी इस्लामाबाद वालों की भी पूरी है, और पेशावर वालों की तैयारी कैसी है ये दानियाल हमें बताएंगे। हमारे साथी कॉरेस्पॉन्डेंट हैं फ्रॉम पेशावर। सो सबसे पहले जहाँ से काफिला आना है, दानियाल अजीज़ हमें वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, हम वहाँ चलते हैं। दानियाल बताइएगा, मतलब किस तरह की तैयारी की जा रही है, क्या प्लानिंग है? अपने अपने हलकों से MPs वगैरह काफिले लेके आएंगे, कोई मीटिंग पॉइंट है, वहाँ से फिर आगे चलेंगे? फिर ये भी था कि इस दफ़ा मशीनरी आगे होगी, काफिला पीछे होगा। देखिए जी, इस वक्त सूरत हाल ये है कि इस वक्त मैं पेशावर जो टूल प्लाजा है मोटरवे पर, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त DI खान का काफिला जो है वो पहुँच चुका है। और यहाँ से 10 बजे का वक्त दिया गया है कि पेशावर वाले जितने भी हैं यहाँ से 10 बजे रवाना होंगे। सवाबी पर जो दीगर काफिले आ रहे हैं वहाँ पर वो एक साथ जाएंगे, रवाना होंगे D चौक की तरफ। तो ये इनका प्लान है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर यहाँ पेशावर से लीड करेंगे अपने जो काफिले हैं, और वो सवाबी तक वहाँ पर जाएंगे। और सवाबी से फिर तमाम जो काफिले हैं वो इकट्ठे होकर अली अमीन गंडापुर की क़ियादत में आगे जाएंगे। जहाँ पर आपने बात की मशीनरी की, तो ऑब्वियसली वो हस्ब मामूल सवाबी जो है वो पहुँचा दी गई है, और वहाँ पर रेस्क्यू 112 की गाड़ियाँ और इस तरह जो दीगर हैवी मशीनरी है वो भी पहले से पहुंचा दी गई है। और इस दफ़ा इन्होंने स्ट्रेटजी ये रखी है कि ये जो मशीनरी है और दीगर जो आप कह ले साजो सामान इनके साथ होंगे, जो रास्ते से रुकावटें हटाएंगे तो वो इनसे आगे जाएंगे और तमाम रुकावटें जो है वो हटाएंगे, दूर करेंगे, और ये इस तरह D चौक की तरफ आगे जाएंगे। इस दफ़ा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक ये सख्त बयानिया दिया है कि अगर मुझे अकेला भी D चौक तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगा, पीछे नहीं हटूंगा। और तमाम जो कारकुनान हैं उनको भी इस दफ़ा वज़ीर आला ने कहा है कि हम हर हाल में जाएंगे और एहतजाज करेंगे जब तक हमें बानी PTI का पैगाम ना आए कि आप वापस ना हो, तो हम किसी सूरत इस दफ़ा वापस नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि अपने कारकुनों को इन्होंने हिदायत जो है जारी की है कि अपने साथ खाने पीने की अशिया जो है वो भी साथ लेकर जाए, इस तरह कपड़े जो है वो भी साथ लेकर जाए, और तमाम तरह इंतज़ाम अपने साथ पूरे कर ले, ताकि अगर वहीं पर हमें रात गुजारना हो या कहीं पर धरना देना हो तो हम जो है हमें कोई मुश्किल ना हो। इस तरह जो पार्टी सतह पर अगर बात कर ले तो पार्टी सतह पर भी इन्होंने इंतज़ाम किए हैं खाने पीने का। इस तरह जो पानी है वो तो रेस्क्यू 102 की गाड़ियाँ जो है वो भी साथ जाते हैं। बेसिकली ये एहतजाज एक धरने में भी तब्दील हो सकता है, और तैयारी तो बिल्कुल ऐसी ही लग रही है अगर खाने पीने और कपड़े और इन सारी चीज़ों की भी बातें हो रही हैं। नौशीन, आप बताइएगा, वहाँ से तो बड़ी तैयारी बता रहे हैं हमें दानियाल। अब इनको रोकने के लिए इस्लामाबाद में क्या, हमें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, इस्लामाबाद एज इट इज़ एक कंटेनर सिटी बनता चला जा रहा है। स्कूल, ऑफिसेज वगैरह ये सब कुछ खुला है या आज बंद कर दिया है? नौशीन, आप तो खुद दफ्तर में, हमारा दफ्तर तो खैर खुला ही रहता है। देखिए, हमारा तो खुला ही रहेगा। बाहर क्या सीन है? बिल्कुल, हमारा दफ्तर तो खुला है, और आज जिस तरह से हम ऑफिस पहुंचे वो भी पूरी कहानी है कि किस तरीके से जो है फुटपाथों पे गाड़ी चढ़ा के, क्योंकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के साथ साथ रावलपिंडी भी मुकम्मल तौर पे बंद है। मरी रोड और जो मुल्का सड़कें मुकम्मल तौर पे कंटेनर्स या रुकावटें लगाकर बंद हैं। इसी तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी को कनेक्ट करने वाले जितने रास्ते हैं उन सब पर कंटेनर्स हैं, और सिर्फ मुश्किल से ही अगर कोई वहाँ से कामयाब हो जाए, कोई बाइक निकालने पर या कोई छोटी गाड़ी निकालने पर तो ही हो सकता है, बल्कि गाड़ियों का बीमार ना हो और किसी को इमरजेंसी ना पड़े। क्या फिर यानी हम ये अज्यूम करें कि स्कूल्स और ऑफिसेज वगैरह बंद ही होंगे, वरना कौन गुजरेगा? बिल्कुल यहाँ पर जो ऑफिसेज के लोग तो खैर बंद ऑफिशियली तो नहीं किए गए थे, लेकिन ऑफिसेज के लोग पहुंच ही नहीं पा रहे। पूरा इस्लामाबाद जब हम देख रहे हैं खाली है, और स्कूल्स के बच्चों स्कूल्स को छुट्टी दे दी। अलबत्ता हमने देखा कि पिंडी और जो छोटे इलाकों में गली मोहल्लों के स्कूल्स हैं वो बच्चे बेचारे स्कूल से हमने देखा वो जा रहे थे, परेशान थे, वालिदैन के बच्चों को इस हालात में कैसे स्कूल भेजें, वो भी एक पूरी बात चल रही थी। फिर साथ में इस्लामाबाद पिंडी की मोबाइल सिग्नल्स भी बंद है, टोटल बंद है। यहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा, वाईफाई जो है
वो जिनके पास है वो उसी के जरिए शायद कनेक्ट कर पा रही हैं, जबकि अभी हम लोगों ने कोशिश की कि हम जियो की जो छत है वहां से आपको दिखाएं, क्योंकि डी चौक हमारे बिल्कुल साथ है और मनाजिर आपको क्लियर नजर आएंगे कि किस तरीके से पूरा रेड जोन, दीवारें लग रहा है कंटेनर्स की दीवारें, एक लेयर, दो लेयर। जी हम ड्रोन शॉट्स दिखा रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, और साथ में बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सील है इस्लामाबाद की सड़कें, क्योंकि इस टाइम रश आवर होते हैं, आपको पता है यहाँ पे दफातर हैं वो खुलते हैं और इसके टाइम रश होता है लोगों का, लेकिन इस वक्त मुकम्मल हमें तकरीबन सन्नाटा नजर आ रहा है क्योंकि लोग पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। तो स्कूल्स बंद है, ऑफिस में लोग पहुंच नहीं पा रहे। ऑफिस वैसे तो किसी ने छुट्टी नहीं दी, कुछ ने छुट्टी दी है, लेकिन सरकारी तो ऑपरेशनल है, सरकारी तो खुले हुए हैं। बेसिकली हुक्का आलम है लिटरली। अच्छा नौशीन, ये भी बताइएगा क्योंकि हमें तो यही खबरें मिल रही हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, मतलब नफरी, ये सारे भी जो हैं उनको भी अटेंशन ही किया हुआ है कि किसी चीज़ से भी उनको निपटना पड़ेगा। उनकी कोई प्रेजेंस नजर आ रही है आपको अभी? बिल्कुल, अभी तो हमें ज़्यादा जब देख रहे हैं तो हमें अब जगह जगह पे नज़र आना शुरू हो गए हैं कि पुलिस वाले आना शुरू हो गए हैं। पिंडी में भी अपनी पुलिस आ रही है, पिंडी की पुलिस है, 144 का नवाज है, डबल सवारी पर पाबंदी है, वो तो इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। अलबत्ता जो मेन है डी चौक, जिसके जहाँ पे कॉल दी हुई है एहतजाज की, वहाँ पे अब हमने देखा है कि वहाँ पे पुलिस की नफरी जो है वो ताज़ा दम वो पहुँचना शुरू, पहले भी डिप्लॉयड थे, अब थोड़े ज़्यादा उनकी तादाद में जो है वो इजाफा होता जा रहा है। और ये देखें कि 2014 से चल रहा है, इस्लामाबाद कंटेनर स्थान बन जाता है इस्लामाबाद पर, इसी तरीके से प्रोटेस्ट होते हैं। आपको याद है 2013-14 से ये सिलसिला शुरू हुआ है। जो बड़ी ट्रेजेडी है लॉकडाउन्स, ये कंटेनर्स, तब हम भी इस्लामाबाद आया करते थे, स्पेशली फ्रॉम कराची टू कवर द होल सिनेरियो। बट इट्स अ वेरी ट्रेजेडी, इट्स अ ट्रेजिक थिंग फॉर द सिटी कि आप इतने, मतलब एक हमारा ये कैपिटल है और ये बिल्कुल एक कंटेनर सिटी बनता जा रहा है। कमिंग बैक टू दानियाल, दानियाल एनर्जी जरा हमें समझाएं, क्योंकि हमने जो पिछले एहतजाज छोटे मोटे जिनकी कॉल्स पीटीआई की तरफ से आई हैं, मोस्ट रिसेंटली अभी हम भावलपुर और भी जगहों की भी थी, वो बड़ी अंडरवेलमिंग थी ना, लोग इकट्ठे हो पाए थे, कोई लीड भी नहीं कर रहा था। आज आपको उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ एक सिनेरियो नजर आ रहा है। देखिए जी, गुज़श्ता जितने भी इनके एहतजाज है वो भी हमने कवर किए हैं, और पिछले एहतजाज में जिस तरह हमने देखा कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वापस जा रहे थे, फिर वर्कर जो है उसमें उसको मुज़ाहमत कर रहे थे और कह रहे थे कि जी आप अभी वापस नहीं जा सकते जब तक हम अपना एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड न करवाएं। तो इस दफ़ा पहले से ही अली अमीन गंडापुर ने ये वीडियो पैगाम जो है वर्कर्स को जारी किया कि इस दफ़ा मैं आगे जाऊँगा, चाहे मुझे क्यों ना अकेला होना पड़े, और मैं पीछे नहीं हटूँगा जब तक मुझे क़ियादत से ये कोई मैसेज ना आए कि जी आप पीछे हट जाए। तो इन्होंने जितने भी इनके MPAs है, अरकानी असम्बली है, उनको इनसे पहले मुख्तलिफ रीजन्स के साथ मीटिंग्स हुई, वज़ीर आला हाउस में मीटिंग्स हुए, और उनको ये हिदायत की गई है कि इस दफ़ा आपने भरपूर एक मुजाहरा करना है और कोशिश करनी है कि हमारी जितने भी गुज़श्ता एहतजाज हमने रिकॉर्ड करवाए हैं तो उससे ज़्यादा लोग जो है। अच्छा, तो प्लान क्या है, कितने बजे निकलेंगे? ये सब लोगों के जमा होने का इंतज़ार करेंगे, 3-4 बज जाएंगे निकलते निकलते पेशावर से, और फिर रात तक इस्लामाबाद पहुंचेंगे और वहाँ मतलब अली अमीन तो कहते हैं कि मुझे बेशक बहुत दिन लग जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगा और मैं पहुंचूंगा ज़रूर। तो ऐसा लग रहा है कि आज शायद 24 आवर्स में कोई ना ही पहुंच सके। ये तो इन्होंने 10 बजे पेशावर से निकलने का कहा है कि 10 बजे हम पेशावर से निकलेंगे। जिस तरह मेरे आकब में आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त जो कंटेनर है, जो बड़ा कंटेनर है वो पहुंच गया, और वज़ीर-ए-आला भी तो ये कंटेनर आप, ये इनका स्टेज है कंटेनर, या ये इनके आराम का कंटेनर है? ये हम मार्च की सूरत समझे ना, फिर इसको दिखा दें आप दानियाल। ये इनका कंटेनर है, और इस पे स्टेज जो है वो ज़ाहिरी बात है, ये प्रोटेस्ट है, वो आगे जाएंगे। स्टेज जो है अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन ये कंटेनर है जिस पे इनके जो कायदीन है, और वक्तन फ़वक्तन वज़ीर-ए-आला जो है अपने प्रोटोकॉल। इफ़ यू कैन मूव एंड योर कैमरामैन कैन मूव दानियाल, तो आप हमें दिखा सकते हैं, आप फुल स्क्रीन पे हैं इस वक्त, आप हमें दिखा सकते हैं अगर आपके कैमरामैन दिखाएं आपके साथ। मेरा कैमरामैन फजल हुसैन अगर आपको दिखा सके तो इस वक्त ये कंटेनर है, और कंटेनर के ऊपर जो है कुछ कारकुन मौजूद है। यहाँ पर इस वक्त कोई मकामी कायदीन नज़र नहीं आ रहे। एक DI खान का काफ़िला है, और इस तरह कारकुनान जो है वो भी मौजूद है, और अपना जो PTI के मुख्तलिफ टाइम कोई है निकलने का दानियाल? टाइम 10 बजे है, लेकिन 10 बजे तो ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे।
जी, लेकिन अभी तक जो कायदीन हैं इनके वो नहीं पहुंचे, तो एक्सपेक्टेड है कि वो 10 बजे से लेट भी हो जाए और 12 या 1 बजे ये प्रॉबली नज़र आ रहा है कि ये सवाबी से रवाना हो जाए और सवाबी में जितने भी दीगर जो जब ये सारी एक्टिविटी होती है, हमने आपसे ये पूछना है, नौशीन के पास भी आएंगे, इस्लामाबाद में तो कारोबार भी पता नहीं खुले हैं या नहीं खुलेंगे भी तो क्या काम होगा। पेशावर में निज़ाम ज़िंदगी चलता रहता है, मतलब ये बताइए वहाँ एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, बाज़ार खुले हैं, दफातर, स्कूल, सब कुछ नॉर्मल है? देखिए जी, कॉमन आदमी या आम आदमी की अगर मैं बात करूं तो ये तो अब एहतजाजों का एक सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा में जारी है। उनका वज़ीर आला से ये गिला ज़रूर है कि आप हमारे वज़ीर आला है, क्योंकि ये नहीं है कि पूरा खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो इस एहतजाज में शरीक हो रहे हैं। उनके अपने कारोबार है, वो उनकी अपनी नौकरी जो है, वो उनका एक मामूली ज़िंदगी है, वो चलता रहता है। लेकिन इनका ये गिला है कि आप हमारे जो सूबा है इस पर भी तवज्जो दे, यहाँ पर जो तरक्याती काम है या जो मुख्तलिफ उमूर रुके हैं उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। और दीगर जो मामलात है तो यहाँ पर वो चलते रहते हैं, क्योंकि ये एक मामूल बन गया है यहाँ पर एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना। जो PTI के कारकुन हैं या PTI के कायदीन हैं वो निकल आते हैं और दीगर जो लोग होते हैं वो हस्ब मामूल अपनी ज़िंदगी जो है वो इसी तरह गुजार रहे। लेकिन उनका ये यहाँ पर जो चूँकि PTI की हुकूमत है, गुस्सा अब ये तीसरा दौर है, तो उनका ये ज़रूर PTI से गिला है। वज़ीर आला अली अमीन गडापुर से ख़ास वक्त इनका ये ज़्यादा गिला है कि आप बहैसियत वज़ीर आला हमारे सूबे को भी आप तवज्जो दें। और जी दानियाल, विच एक्चुअली मेक सेंस, क्योंकि फ्रॉम अगर आप एट अ ग्लांस भी देखें तो लगता है कि वज़ीर आला जो हैं KP के वो अपनी पार्टी के लिए बस काम हो रहा होता है। जल्दी से नौशीन ये भी बता दें कि आज मलेशियन प्राइम मिनिस्टर भी हमें पता है कि आए हुए हैं। मतलब इस सारे सीन में इट्स अ लिटिल एम्बैरेसिंग कि पूरा शहरी कंटेनर सिटी बन गया। उनकी भी देखेंगे, मतलब वो क्या देखेंगे, उनकी भी कोई एक्टिविटीज हैं शहर में, वो निकल पाएंगे? उनके लिए कोई स्पेशल रूट बनाया गया है, कोई प्लान है? बिल्कुल, जो मलेशियन प्राइम मिनिस्टर हैं आपको पता है परसों रात के यहाँ पे आए हुए हैं और आज उन्होंने वापस चले जाना है। तो वो जिस जगह पर है वो तो मुकम्मल तौर पे कॉर्डन है, क्योंकि उनके लिए सिक्योरिटी भी चाहिए थी। तो पहले ही से कंटेनर्स लगे हुए थे और बिल्कुल वो एक कॉर्डन इलाके के अंदर मौजूद है। प्राइम मिनिस्टर हाउस भी आपको पता है रेड जोन में है, वो सारा एक्टिविटीज़ जो है वो सारी तकरीबन रेड जोन के अंदर ही हो रही हैं। तो वाकई में ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, क्योंकि अब आगे SCO भी आ रही है और SCO का जो मुकाम है वो आपको पता है कन्वेंशन सेंटर और मुख्तलिफ ममालिक के इधर यहाँ पे अहम शख्सियात आएंगी, तो वो भी एक सामने है, हुकूमत के सामने है, क्योंकि वो रेड जोन से बाहर के इलाके भी डेफिनेटली उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि कन्वेंशन सेंटर भी वहाँ पे यूज हो रहा है। तो वो एक अलग सिचुएशन होगी इस वक्त भी, क्योंकि अब इतनी अहम शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद में मौजूद है और उनके सामने वो मुस्तकिल देख रहे हैं कि उनकी भी शायद कोई मूवमेंट नहीं हो सकी, वो भी मुस्तकिल जो है रेड जोन के अंदर ही रहे। वो जो 3 दिन उनके साथ उनके वक्त। थैंक यू नौशीन, हमें एक बड़ा अच्छा आपने एक पिक्चर जो है वो खींच दी है। और देख भी रहे हैं कि बाहर कहीं सिग्नल नहीं आ रहे, इसलिए एवरीबडी हैज टू in Islamabad at least has to be in a range of Wi-Fi, so वो उसके अलावा कहीं से रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन भी ऑफ रहेगी। थैंक यू नौशीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू दानियाल, अपना ख्याल रखिएगा। क्योंकि पता है क्या, बड़ा एक अजीब सी सूरत हाल बन जाती है इसमें। जो काम करने वाले हमारे फील्ड रिपोर्टर्स होते हैं या जो एंकर्स जाते हैं या हमारे कैमरा मैन या हमारा टेक्निकल स्टाफ, बड़ा वल्नरेबल होता है। क्योंकि आपको पता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रा ज़ाहिर मिजाज सी जमात है। कोई किसी के खिलाफ कुछ हल्की सी तकरीर में अगर शायबा भी हो कि भाई फलां तो ये फलां, ये बहुत ये हमने सबने देखा हुआ है। थिंग्स कैन गो फ्रॉम 0 to 100 इन अ मोमेंट, तो समझ नहीं आती कि क्या होने वाला है। to hide our faces and cover their protests and long marches and lockdowns, so you've seen it all. और माशाल्लाह एक हिस्ट्री भी इतनी लंबी है, सब कुछ ही हुआ है। इन एनी केस ऑफ कोर्स वी विल कीप यू पोस्टेड। ये असल में ट्रेजेडी है कि आज भी हो रहा है। चीजें खत्म नहीं हुई। खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तानी टीम ने कल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में दूसरे रोज जमकर प्रैक्टिस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कहना जमकर प्रैक्टिस की, मतलब गर्मी में जम के, मतलब ये बिल्कुल जक्सटापोजिशन हो गई है दो लफ्जों की। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की ड्रिल्स की गई ड्रिल्स की गई। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और दीगर बैटर्स ने भरपूर प्रैक्टिस की। मेहमान टीम 2 दिन आराम के बाद आज से प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी और इंग्लैंड के चंद खिलाड़ियों ने कल गोल्फ से दिल बहलाया।
चलो पहले डिसाइड कर लें आप करने क्या आए हैं, मतलब कि गोल्फ खेलते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट की। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज का पहला टेस्ट मैच आई एम सॉरी हैज सम अमेजिंग गोल्फ कोर्सेज यस एब्सोल्युटली 7 अक्टूबर से शुरू होगा। पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर तीनों टेस्ट बराह रास्त नशर करेगा और उधर पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 24-25 में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़ का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बी कैटेगरी में भी नहीं होंगे अपेरेंटली, या पता नहीं होंगे किस में होंगे। और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज का नाम भी बी कैटेगरी से खारिज कर दिया गया है। रुक जाएं इधर ही, क्योंकि ये इस बात में हमें भट्टी साहब को लाना पड़ेगा और उनसे जरा पूछें कि ये क्या हुआ, कैटेगरी कैसे सारों की चेंज हो रही हैं। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं। भट्टी साहब क्या हाल है आपका? भट्टी साहब, बाकी बातें बाद में, जरा कॉन्ट्रैक्ट्स की कैटेगरी सुन के हमें हो रहा है तो इनको तो बड़ा स्ट्रेस हुआ होगा, डीमोरलाइज भी शायद हुए होंगे, यहाँ क्या हो रहा है बताएं जरा। जी हुमा और अब्दुल्ला, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 1 जुलाई पिछले साल और 30 जून 2024 इस दौरान जो पाकिस्तान टीम के तीनों फॉर्मेट्स की परफॉर्मेंस है उसकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। और आपको याद है कि पिछले 1 साल के दौरान पाकिस्तान टीम ने वर्ल्ड कप खेला इंडिया में, फिर T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला, एशिया कप खेला। इन तीनों बड़े टूर्नामेंट्स में इवन जो टेस्ट सीरीज थी बांग्लादेश की, उसके खिलाफ भी हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। तो वो लड़के जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, जाहिर है उनकी डिमोशन होगी, और अच्छा परफॉर्म करने वाले तो बहुत कम है, जिन्होंने अंडर परफॉर्म किया उनकी डिमोशन होगी। तो जो सबसे बड़ा इस वक्त पीसीबी के लिए मसला है वो है खिलाड़ियों की फिटनेस, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल भी जो मुल्तान में 3-4 प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ है, क्योंकि पीसीबी 3-3, 4-4 प्लेयर्स को फिटनेस टेस्ट करके देख रहा है कि क्या वो फुली फिट है, कि अगला जो 8-9 महीने का सीजन अब बाकी रह गया, क्योंकि इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के 3 महीने तो गुजर गए, उसमें ये लड़के कितने फिट हैं। तो कहा ये जा रहा है कि 2-3 बड़े नाम जो पाकिस्तान टीम के रेगुलर मेंबर हैं वो फिटनेस टेस्ट में नाकाम रहे हैं, ये इनसाइडर्स बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल सूरत हाल है। अब मुझे लग रहा है कि चूंकि इंग्लैंड की सीरीज मंडे से शुरू होनी है, शायद पीसीबी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जब अनाउंस करेगा, वो तो पैसे तो 1 जुलाई से लड़कों को मिलेंगे, लेकिन शायद फिलहाल ऑफिशियली अनाउंस नहीं करेगा। जो उन्होंने माइंड बना लिया है, कुछ लड़कों को जज करना चाहता है पीसीबी कि वो इंग्लैंड के खिलाफ। तो क्या ड्यूरिंग द सीरीज ये बाकी जजमेंट होगी और सीरीज के बाद अनाउंस होगा? क्योंकि सीरीज के दरमियान अनाउंस होना भी अजीब सी सूरत हाल बन जाती है ना फिर। अब्दुल्ला, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास टाइम नहीं है, क्योंकि जिस दिन तीसरा टेस्ट खत्म होगा पिंडी में, उसके शायद 1 या 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर जाना है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी चाह रहा है कि इन लड़कों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो दे दे, लेकिन जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया जाएगा तो कुछ लड़के ये भी माइंड बना के बैठे हैं, क्योंकि पीसीबी एनओसी नहीं देता, शायद वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को कबूल ना करे। तो अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लिहाजा वो जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर कहा जाता है कि जी अगले चंद हफ्ते पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी। वैसे भट्टी साहब, ये एक हमने कुछ नहीं सीखा। हम हमेशा हमारी जब टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे होते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लाले पड़ जाते हैं, इश्यूज आ जाते हैं। अब 30 जून को ये कॉन्ट्रैक्ट्स जो एग्जिस्टिंग थे वो तो ख़त्म हो ही चुके हैं। रिसेंटली अब बांग्लादेश के साथ जो सीरीज हुई थी और अब इंग्लैंड के साथ, तो ये किस बेसिस पे इनकी जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है, मतलब वो किस तरह होंगी? क्योंकि इस वक्त तो ये लिम्बो में है ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स तो है नहीं। और ऐसे वक्त में जब इंग्लैंड की सीरीज मेहमान बन के हमारे घर पे मौजूद है, हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के इश्यूज हुए हैं। ये वर्ल्ड कप में भी आपको याद है यही चल रहा था, ऐसा ही हुआ था जब पाकिस्तान टीम इंडिया गई हुई थी। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट का एक अजीबोगरीब अलमिया है कि हमारे यहाँ सारे काम जो है वो आखिरी वक्त पे जाकर होते हैं। नहीं, ये क्रिकेट का नहीं है, ये हमारा कौमी अलमिया है। ये हमारा कौमी अलमिया है। तो चौथा महीना अब स्टार्ट हो गया है। अब देखिए, अक्टूबर का भी फर्स्ट वीक चल रहा है, लेकिन अभी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि ड्यूरिंग सीरीज अनाउंस करेंगे, क्योंकि अगर कुछ बड़े नामों को इन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से इग्नोर किया। हारिस रऊफ, कहा यह जा रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन पीसीबी, क्योंकि माजी में वो मना कर चुके हैं, पीसीबी उन्हें
टेस्ट क्रिकेट खिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो काफी एक अजीबोगरीब सिचुएशन है, लेकिन पीसीबी इसको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। अब देखें, जब फिटनेस टेस्ट लड़कों के कंप्लीट हो जाते हैं और कहा यह जा रहा है कि फिटनेस टेस्ट मुकम्मल होने के बाद शायद सीरीज के दौरान भी ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस ना हो और टीम जब ऑस्ट्रेलिया फ्लाई करने वाली हो उससे पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके हवाले किए जाएंगे। और अब्दुल्ला रुमा, एक और आपको दिलचस्प बात बताऊं कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जो पलंदा है तकरीबन 150 से 200 पेजेस का है। तो लड़कों को इतनी ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना या पढ़वाना वो भी अंग्रेजी अगर आती भी हो तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं नई नाम नहीं लूंगी, आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। और ये वैसे भी लीगल होते हैं तो इनके लॉयर्स पढ़ते हैं, फिर ये क्या होता है? जी हाँ, ये अपने लॉयर्स को भी देते हैं और असल जो काम है प्लेयर्स एजेंट करते हैं। जो आप लास्ट ईयर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए थे, उस वक्त भी प्लेयर्स ने 2-3 मीटिंग्स की। ज़का अशरफ साहब पीसीबी के चेयरमैन थे, वो श्रीलंका गए। तो भट्टी साहब, जल्दी से ये लड़के मेंस क्रिकेट की जब हम बात करते हैं तो टेंशन ही हो जाती है। विमेंस क्रिकेट पे जरा 2 लफ्ज कह दें, क्या जबरदस्त मैच था कल लड़कियों का अगेंस्ट श्रीलंका। बुलंद मुराल के साथ इतवार को मैदान में उतरेंगे। हाँ, तो आपने तो देखा होगा, बताएं जरा। देखिए, शारजा में कल जो मैंने सीन देखे, पाकिस्तान ने 116 रन को डिफेंड किया। मैंने शारजा स्टेडियम में 2-3 जज्बाती पाकिस्तानियों को, हालांकि श्रीलंका बहुत बड़ी तादाद में उनके फैन आए हुए थे, लेकिन इतने दीवानावार कहते हैं ना, जो वो नारे लगा रहे थे पाकिस्तानी, जो चंद पाकिस्तानी अपनी फैमिलीज के साथ आए हुए थे। तो काफी अरसे बाद हमने ये क्रिकेट मैदानों में ऐसे सीन देखे। और कुछ लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि भाई कम से कम पाकिस्तान की मेंस टीम इस विमेन टीम से कुछ सबक हासिल कर ले। लेकिन फातिमा सना खान को, हालांकि इन 10 टीमों में सबसे कम उम्र कप्तान है, जितनी वो बच्ची इंप्रेसिव है और जितनी वो इंप्रेसिव अंदाज में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई, उनसे जो सवालात हुए, उन्होंने कहा कि फातिमा ने कहा कि मैं जब कप्तान बनी तो मैंने एक ही चीज का तहिया किया था कि मैंने फ्रंट से लीड करना है। और आप देखें 116 रन को डिफेंड किया, जिसमें 30 रन, और उन्होंने फ्रंट से लीड किया। मतलब पहला बड़ा टूर्नामेंट है, चौथा मैच है। एज ए कैप्टन वो नर्वस भी हो सकती थी, लेकिन भाई माशाल्लाह सुप्रीमली वो कॉन्फिडेंट है। बड़ा ही जबरदस्त स्टार्ट है, मतलब 4 मैचेस उन्होंने खेले, पहला बड़ा इवेंट है टीम बनकर सपोर्ट किया, हर कोई अपने अड्डे लगाए। एंड यू आर वेरी राइट, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शी लुक्ड लाइक शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग। और यही कॉन्फिडेंस जो है हम चाहते हैं हमारी सारी क्रिकेट टीम्स में हो, लेकिन लड़कियों में देख के तो दिल खुश हो जाता है। भट्टी साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कराची में वही चल रहा है जो चल रहा है, और कराची में डाकुओं के हाथों सड़कों पर कत्ल होने का खूनी खेल थमने को नहीं आ रहा। और सिंध हुकूमत और पुलिस दावों के बावजूद सड़कों पर दंदनाते स्ट्रीट क्रिमिनल्स के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। अभी तक हमें नहीं नजर आता कि इन्होंने कोई कॉन्क्रीट बात क्या की होगी, बिकॉज कत्ल तो उसी तरह ही हो रहे हैं। एक ताज़ा वाक़या हुआ है, सुरजानी में, जहाँ नौजवान कत्ल हुआ। डाकुओं ने तनख्वाह लेकर घर जाने वाले 2 भाइयों को असलहे के तौर पर लूटा और इस दौरान मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश में मुज़ाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके एक भाई की जान ले ली। अच्छा, इसी के साथ रवां साल डकैती मुज़ाहिमत पर जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 100 हो गई है, जो सर्टनली किसी अलमिये से कम नहीं है। ये बहुत बड़ा फिगर है। कोई गली, सड़क, इलाका ऐसा नहीं है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स से महफूज हो। सो यस, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी अलार्मिंग। और यही वजह है कि लाखों अफराद जो आज भी काम को निकलते हैं वो खौफ में होते हैं मुब्तला। पुलिस एहलकार भी दिन दहाड़े डाकुओं की फायरिंग से जान गंवा चुके हैं। जिस पुलिस ने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो ख़ुद भी हमने देखा है एट मल्टीपल इंस्टेंसेस के वो महफूज नहीं है। और रिपोर्ट के मुताबिक शहरियों से अब तक 15,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन छीने जा चुके हैं। ये वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। यस, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है ना, बहुत से तो इतने वो सैड हो जाते हैं कि वो रिपोर्ट भी नहीं करते। और 35,000 मोटरसाइकिलें और मजमूई तौर पर शहर में जराइम की संगीनी का अंदाज़ा इन वाक़यात से लगाया जा सकता है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। लेकिन बात तो वहीं आ गई कि पुलिस एक्चुअली कर क्या रही है, क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स जो हैं ये बढ़ ही रहे हैं, ये कम नहीं हो रहे। और यहाँ तो कंपेयर इट टू द लास्ट ईयर्स नंबर, हम जरा कंपैरेटिव एनालिसिस भी जाएंगे। काशिफ मुश्ताक है हमारे साथी। काशिफ, वी आर इन
साल ऑलमोस्ट मतलब 10वां महीना है इस साल का। इफ़ वी कंपेयर 23-24 10 महीने तक क्या फिगर था और आज हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, पहले तो हम इसी अक्टूबर से ही शुरू करते हैं कि अक्टूबर के अभी चंद दिन ही गुजरे और इस चंद दिनों के अंदर भी जो सुरजानी के वाक़े का आपने जिक्र किया, तो ये एक जो है वो स्ट्रीट क्राइम की वारदात के अंदर कत्ल का वाक़या जो है वो सामने आ गया। इसी तरह पूरे साल की अगर हम बात करें, जनवरी से लेके चलते हैं तो मेरे पास पूरी फिगर है। मैं आपको चाहूँगा कि आपको बताऊँ कि जनवरी के अंदर जो है वो 12 अफराद को डकैती मुजामत पर कत्ल किया गया, फरवरी में 20 अफराद को, मार्च में 19 और अप्रैल में 18, इसी तरह मई में 2, जून में 10, जुलाई में 3, अगस्त में 6, सितंबर में जो है वो 9 और अक्टूबर का मैंने आपको बताया कि 1। अब ये 100 अफराद जो शहर के अंदर कत्ल हुए हैं, इनके अंदर 7 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। कराची पुलिस चीफ हों या फिर मुतलका DIGs हों, वो ये कहते हैं कि कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ मकामात पर पिकटें लगाई जा रही हैं। लेकिन जब हम CPLC की रिपोर्ट, अब CPLC की रिपोर्ट और पुलिस की रिपोर्ट में भी थोड़ा सा तजाद होता है। जो पुलिस एहलकार है वो ये कहते हैं, अफसरान ये कहते हैं कि जो हमारे पास रिपोर्ट है आप उसको देखें, उसमें भी इस बार बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आया है। हमने जो कराची पुलिस चीफ का ऑफिस है वहाँ से एक रिपोर्ट ली, उसको जब एनालिसिस किया और देखा तो उसकी रिपोर्ट और CPLC की रिपोर्ट कोई बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कि मोटरसाइकिलें, कराची के अंदर 35,000 मोटरसाइकिलें इन 9 माह के अंदर जो है वो छीनी और चोरी की जा चुकी हैं। अब इसका अगर एवरेज निकालते हैं तो यौमिया जो है वो 130 मोटरसाइकिलें शहर के अंदर जो है वो चोरी या छीनी की जा रही हैं। इसी तरह मोटरसाइकिल जो मोबाइल फ़ोन हैं उनकी भी एवरेज निकाल के देखते हैं। जो मोबाइल फ़ोन है 15,000 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन जो है इस 9 माह 15,000 मोटरसाइकिलें और 15,000 मोबाइल फ़ोन, 35,000 मोटरसाइकिलें मोबाइल फ़ोन। जी, अब ये बता दें इनमें से पकड़े कितने लोग गए हैं, कितने इसमें रिपीटेड ऑफेंडर्स हैं, कितने इसमें नए गैंग हैं, कितने गैंग बर्स्ट हुए, कितने कातिलों का सुराग लगा? जब ये हमारे पास फिगर्स आते हैं तो क्या वो फिगर्स भी आते हैं? अच्छा, सबसे पहले हम पुलिस से शुरू करते हैं। जो पुलिस के 7 जो जवान शहीद हुए डकैती मुजामत के दौरान, उनमें से 4 के जो मामलात हैं वो हल कर लिए गए। जो 4 के मुलजमान हैं वो पकड़े गए, उनको कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया गया, केसेस भी उन पे हुए हैं। इसी तरह शहरियों की भी जो मुख्तलिफ वारदातें जो हो रही हैं उनके मुलजमान ज़रूर पकड़े जाते हैं। कराची पुलिस चीफ हों या फिर कराची की पुलिस हो, वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन कोई वाज़ेह हिकमत अमली सामने नहीं आ रही है। मैंने आपको मोबाइल फ़ोन का बताया, यौमिया 55 से 60 मोबाइल फ़ोन जो हैं वो शहर से इसी तरह हो रहे हैं। अच्छा, अब हमसे ये कहा जाएगा कि जो रिपोर्ट्स आप शेयर कर रहे हैं इसमें जो रिकवरीज है वो आपने नहीं शेयर की है। मैं आपको बता दूं कि जो 35,000, 15,000 या फिर 1,200 शहर के अंदर गाड़ियाँ चोरी या छीनी की गई हैं, ये तमाम तर वो, इनमें से वो फिगर निकाले जा चुके हैं। जब हम एक माह की फिगर निकालते हैं और देखते हैं कि अगर 1666 मोबाइल फ़ोन एक माह के अंदर जा रहे हैं तो उनमें रिकवरी आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा कम है। 30 से 32 मोबाइल फ़ोन दोबारा से जो है वो रिकवर हो रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये CPLC की रिपोर्ट कह रही है। अब अगर पुलिस की रिपोर्ट, CPLC की रिपोर्ट उसमें फिगर आउट गलत हैं या फिर उसको नहीं है तो इनको चाहिए कि वो इसको दुरुस्त करें। लेकिन CPLC की जो टीम है वो ये दावा करती है कि उनके पास तमाम तरह ये केसेस वो हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा काशिफ, ये बताएं, करते हैं कि शहर जी काशिफ, अब जो 33,000 मोटर बाइक्स की, मतलब कितनी मोटर बाइक्स हैं, कोई वापस आती है? मतलब इतना बड़ा नंबर हो और गायब हो जाए चीजें, और ये हमारे लिए सोचना, तो बिक रही है ना, जाहिर है ये कोई तो मार्केट होगी जो इस मोटर बाइक को आगे ले जाके बेच रहे होंगे, उसी पे छापा डालने, तो रही है, कहां नहीं हो रही, कुछ भी हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, पकड़ी जा रही है मोटरसाइकिल, लेकिन उनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है। मैंने आपको बताया ना कि अगर 130 मोटरसाइकिलें यौमिया हो रही हैं तो मैंने जब उसकी एवरेज निकाली तो एवरेज निकल रही है एक दिन के अंदर 2 से 3 मोटरसाइकिलें वापस रिकवर हो रही है, जो बहुत ज़्यादा कम है। इसी तरह अगर पूरे साल की हमने बात की 35,000, तो 35,000 में से 3500 मोटरसाइकिलें जो है वो भी रिकवर नहीं हो पाई हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच। और इसलिए में हम कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओटो साहब को भी जहमत देंगे, प्रॉब्ली ही इज गोना बी विद अस ऑन ट्यूसडे, सो उनसे पूछेंगे कि क्या हिकमत अमली है। अच्छा जी, आज डी चौक में एहतजाज, धरना, जो भी कह लें उसे होना है, और कुछ देर में पेशावर से काफिले रवाना होंगे, कितनी देर लगती है। फिर कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में एहतजाज की कॉल दी गई है। अब भरपूर मुसाहमती मोड में आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन हुकूमत और रियासत ने भी फैसला किया हुआ है कि ये एहतजाज या तहरीक बनने नहीं देना, और सीन ऑफ है इस एहतजाज का, या अगर नहीं है तो ऑफ कर देना है।
अब ये हम बात नहीं कर रहे और हम सोर्स से ही पूछ लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है आज़मा बुखारी साहिबा ने, वज़ीर इत्तलात पंजाब हैं। आज़मा साहिबा, क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि ये तो बड़ी स्ट्रांगली इन्होंने आज डी चौक की तरफ जाने का, कल मीनार पाकिस्तान आने का, ऑल्दो वी डू नो कि पहले भी इस किस्म के ऐलानात हो चुके हैं विच हैव रियली नॉट कम डाउन टू एनीथिंग, लेकिन आप बताएं कि आप लोग क्या करने वाले हैं? बहुत शुक्रिया उमा। देखिए, गुजारिश है कि इन्होंने करने के लिए क्या आना है। ये अभी अब्दुल्ला ने कहा भरपूर मुजाहरती मोड में नजर आ रहे हैं, वो हर वक्त होते ही इसी मोड में है, उसके अलावा तो किसी मोड में होते नहीं ना आम आदमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के कभी मोड में हुए हैं, कभी वो खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के मोड में हुए हैं, कभी वो इस मुल्क के भलाई की मोड में हुए हैं। अब किसको नहीं पता कि जो है वो CSO हो रही है और उसके लिए जो है वो डिग्निटरीज आ रहे हैं। मलेशिया के इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इनको फसाद क्रिएट करना है, इनको सिर्फ हैविक क्रिएट करना है, जो इन्होंने पहले भी किया था। 2014 में भी ये जो है वो धरना नाम की चीज लेके बैठ गए थे चंद 100 लोगों के साथ, और वो प्लान यही था कि CPEC को नहीं आने देना है मुल्क के अंदर। अब IMF को खत लिखवाने हो, पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करनी हो, जो बाकायदा तौर पर फंडिंग करके ऐसी जो है वो लॉबिंग फर्म्स हायर करनी हो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ हमेशा काम करती रही हो, तो ये सब कुछ नया नहीं है। ये हमेशा आपको पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और पाकिस्तान के आम आदमी के रिलीफ के खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे। अब मुल्क में बेहतरी हो रही है, माशी इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, टैक्स फाइलर्स की तादाद में इजाफा हुआ है, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही है, महंगाई कम हो रही है, लेकिन इनसे जो है वो चैन नहीं आ रहा। KPK के अंदर किया क्या है आज तक? KPK के मसाइल लेके हर हफ्ते मैं आ रहा हूँ, मैं चार्ट दौड़ने आ रहा हूँ, इससे KPK के लोगों को क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि इस बात का फैसला तो KPK के अवाम करेंगे और वो कर रहे हैं मुसलसल और उन्हीं को वोट दे रहे हैं। अब ये बताइएगा आप लोगों का क्या प्लान है? मतलब जो पहले हुआ था लाहौर में आने की किसी को इजाज़त नहीं है, फिर एक वो बैनुसूबाई एनिमोसिटी भी ऐसा लगता है कि उसको हवा दी जा रही है, क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है कि जो सूबे हैं आपस में इस तरह की। बल्कि आज़मा साहिबा, व्हाई डोंट वी स्टार्ट फ्रॉम टुडे, क्योंकि आज की जो डी चौक के लिए कॉल दी हुई है उसमें एक्सपेक्टेशन तो यही है कि हर जगह से लोग आएंगे। तो और हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी का हाल भी अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से सुन लिया कि कंटेनर सिटी ऑलमोस्ट वो बन गई है रोकने के लिए। तो जो पंजाब से लोग आएंगे, क्या आप लोगों की भी कोशिश होगी कि उनको रोका जाए पंजाब में ही, कि वो ना इस्लामाबाद रावलपिंडी तक पहुंच सके? हुआ नहीं, हम तो बहुत रिलैक्स्ड और चिल है, बिकॉज पंजाब से कोई नहीं निकलता है। पिंडी वाला भी जो आपने वो तमाशा देखा, वो भी जो है वो पिंडी के चंद लोग और उसके बाद KPK के फसाद का इंतजार था, इसलिए कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आप नहीं देख सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो एक 6 महीने की मेहनत है, अभी भी बाय द वे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाब में सुबह भी जो है वो काम करते हुए होती है और शाम भी काम करते हुए होती है। और अभी चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है एक स्टेट ऑफ द आर्ट नया ऑटिज्म स्कूल बनाने जा रही है, उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग है आज, उसी के लिए मैं भी जो है वो उधर जा रही हूँ। और ये है काम करने के, और वो हर वक्त जो है वो पंजाब के लोग ये देख रहे हैं कि उनकी चीफ मिनिस्टर काम कर रही है, इसलिए वो इंटरेस्टेड नहीं है। और पंजाब में पिछली पिंडी के उसके अंदर भी और लाहौर के काना के जलसे के अंदर भी कोई भी मूवमेंट एज मतलब कोई बहुत बड़ी मूवमेंट पंजाब से लोगों का बहुत निकलना, को बहुत काफिले 4-4, 5-5 गाड़ियों में 6-6, 8-8 लोग जो है वो जो है वो काना के जलसे में। चलिए 4-4, 5-5, 6-6 गाड़ियां भी अगर आएंगी तो प्लान क्या है, लाइक स्ट्रैटेजी क्या है, पुलिस को क्या हिदायत हैं, कंटेनर्स लगे? ये तो जाहिर है फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला मेरा ख्याल कल कर भी लिया है, और मोहसिन नकवी साहब ने अनाउंस भी किया है कल एज इंटीरियर मिनिस्टर के जो है वो जो कि बहुत सारी मूवमेंट है यहाँ पर, इस्लामाबाद के हालात को खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और वो बड़ी तैयारी के साथ वो पहले बता चुके हैं कि हमने सरकारी वसाइल भी इस्तेमाल करने हैं, वो उसके ऊपर बड़ा क्रेडिट लेते हैं। और वो ये भी कह चुके हैं कि वो धरना भी देंगे, वो पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो शेल भी इन्होंने पिछली दफा भी ये इन्होंने शेल्स भी चलाए पुलिस के ऊपर, और गुलेलों के अंदर जो है वो कांच के टुकड़े डाल के ये पुलिस वालों को मारते रहे। 25 पुलिस वाले जख्मी हुए, इनका कोई बंदा जख्मी नहीं हुआ, बिकॉज कहीं पर भी रियासत ने इनके साथ कोई सख्ती उस तरह से नहीं की। लेकिन तो अब इरादा है रियासत का क्या सख्ती करने का? यही है
कि इनको आज जो है वो आने की इजाजत नहीं मिलेगी। मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है जो मैंने कल इंटीरियर मिनिस्टर को सुना। अच्छा आजमा साहिबा, हम आपसे बात भी कर रहे हैं, साथ हम कुछ विजुअल्स दिखा रहे हैं सवाबी के, जहाँ ठीक ठाक मशीनरी भी इन्होंने तैयार की हुई है, टेंट्स भी लगे हुए हैं, तैयारी इनकी पूरी है कि ये इस बार काफी मुतहर्रिक है। इंटरचेंज के विजुअल्स हैं जहाँ पर कंटेनर्स हैं और वो लिफ्टर्स हैं और फोक मशीनरी है पूरी। हाउ टू ये अगर ये तो हटा देंगे कंटेनर्स अगर इतनी मशीनरी साथ ला रहे हैं तो। यही तो बात है। मुझे बताओ, मुझे आप कहते हो कि आप इनको इजाजत नहीं देते। सियासी जमातें ऐसे आती हैं जैसे ये आ रहे हैं। सियासी जमातें जो है वो ये कहेंगे आप हमें पुरअमन एहतजाज करने दें, हम नॉर्मल हमें ना लेके आने पड़ी ये चीजें। अब्दुल्ला, अगर ये पुरअमन एहतजाज करे तो क्या ही मतलब, इनको कौन रोकेगा और क्यों रोकेगा? देखिए पंजाब के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने एहतजाज किया, जेआई ने किया, बहुत मुख्तलिफ एहतजाज होते रहते हैं, किसी को कभी नहीं रोका गया बिकॉज कोई कानून को हाथ में नहीं लेता। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ फसाद करने के लिए आते हैं, सियासत करने के लिए नहीं आते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। और अब भी उनका कोई लंबा चौड़ा प्लान है जो है वो पाकिस्तान के अंदर हालात खराब करने का। और उस वक्त जब एक इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस जो है वो पाकिस्तान के अंदर होने जा रही है और ये उनकी ग्रेट गेम का हिस्सा है। यही तो मेरी गुजारिश है, जो सारी मशीनरी है पता नहीं ये कहाँ होती है। जब कोई गाड़ी दरिया में गिर जाती है किसी केपीके के, ये मशीनरी कहाँ होती है जब जो लोग जो है इनके ऊपर कोई मुसीबत कोई आफत आ जाए, तो तब तो हमने ये मशीनें निकलती नहीं देखी। ये मशीनें सिर्फ फसाद करने के लिए निकलती है। रेस्क्यू 1112 की गाड़ियों के अंदर आप मुलाजमीन को भर के लाएंगे, ये रेस्क्यू 1112 जो है ये फसाद करने के लिए रखी गई है। ये आम आदमी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आम मरीज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए होनी चाहिए, उसको फैसिलिटेट करने के लिए होनी चाहिए। यही तो हमारा प्रॉब्लम है और यही तो हम कह रहे हैं कि ये सियासत करना ही नहीं चाहते, ये सियासी लोग नहीं है, ये दहशतगर्द है, ये सिर्फ दहशतगर्दी करना जानते हैं और दहशतगर्दों से जिस जबान में बात करनी चाहिए उसी में करनी पड़ेगी। इससे ज़ाहिर है अवाम को, अच्छा इसका एक पहलू ये आज़मा साहिबा कि इसमें अवाम जिनका नहीं है सरोकार इस एहतजाज से, वो बहुत मुश्किल में आते हैं। जैसे कि हम नौशीन यूसुफ से सुबह इस्लामाबाद में बात कर रहे थे, शी लिव्स इन पिंडी, शी वर्क्स इन इस्लामाबाद, और पिंडी ज़ाहिर है पंजाब की टेरिटरी में आता है, कॉर्डन ऑफ किया हुआ है कि इस्लाम लोगों का आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसमें अवाम बहुत सफ़र करते हैं, फिर इसमें अवाम एक और तरीके से सफ़र करते हैं कि मोबाइल डेटा नहीं चलता। सो इस्लामाबाद पिंडी में मोबाइल डेटा भी ऑफ है। सो उसका कोई राह निकाल सकते हैं कि भाई जिसने अस्पताल जाना है, जिसने ज़रूरी काम करने हैं, या मोबाइल डेटा एटलीस्ट कुछ चल जाए, कुछ चीज़ें बेहतर हों लोगों के लिए जिनका कोई लेना देना नहीं है इस एहतजाज से। एग्जैक्टली आप ठीक कह रहे हो। और कल जो इंटीरियर मिनिस्टर ने बात करते हुए उन्होंने माजरत भी की और उन्होंने एडवांस में कहा कि मैं बहुत माजरत खा हूं कि शहरियों को ये सब भुगतना पड़ेगा। शहरियों को इनसे पूछना चाहिए कि भाई क्या मुसीबत है तुम्हें, तुम बैठते क्यों नहीं हो, काम क्यों नहीं करते हो? जो काम तुम्हें मैंडेट मिला है, फसाद करने का मैंडेट नहीं मिला है, तुम्हें खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की खिदमत करने का मैंडेट मिला है। अब खैबर पख्तूनख्वा के जो बच्चे हैं, जो यहाँ पर लोग हैं जो हार्ट की किसी प्रोसीजर्स के अंदर यहाँ हॉस्पिटल्स में हैं, उनके बच्चे जो हैं उनकी सर्जरीज मरियम नवाज करा रही है, हार्ट की सर्जरीज उन छोटे बच्चों की जो करक से आए हुए हैं, कहीं और से आए हुए हैं, उनको फैसिलिटेट करना इनका काम है। लोगों को इनके गिरेबान पकड़ के पूछना चाहिए, केपीके के लोगों को भी इनसे पूछना चाहिए कि भाई हमारे रिसोर्सेज हम पे लगाओ। अभी पूरा एक हफ्ता जो है वो ये तैयारी करते रहे हैं। आपने कोई मीटिंग देखी है, कोई प्रेस रिलीज, कोई फुटेज, कोई खबर जिसके अंदर जो है वो बताया गया हो कि जी आज खैबर पख्तूनख्वा के लिए फलाने मंसूबे का जो है वो काम किया है गंडापुर ने बैठ के और वहां पर ये प्लान बना है? आप नहीं सुनेंगे, आप नहीं देखेंगे। जब भी वो निकलेगा वो सिर्फ सरकारी वसाइल के साथ, और उसको प्राउडली वो कह रहा है हाँ मैं चीफ मिनिस्टर हूं, मैं सरकारी वसाइल इस्तेमाल करूंगा। सॉरी, आप नहीं कर सकते हैं। अपनी जलाओ गिराओ की सियासत के लिए, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और फिर यही तो हम कह रहे हैं, यही हमारा केस है कि आप क्यों इसको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की जंग बना रहे हैं? भाई तुम खुदा के वास्ते कारकर्दगी में मुकाबला करो ना मरियम नवाज का। मरियम नवाज को जो है वो फेस करो, उसको बताओ कि आपने 6 महीने में क्या किया है। मेरे पास 77 इनिशिएटिव है अपनी चीफ मिनिस्टर के, और आज ये 78 जो है ये उसके अंदर शामिल नहीं था। आज वो भी वो करने जा रही है, ऑटिज्म स्कूल जो है वो बनाने जा रही है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जिनको जो इससे सफर करते हैं। एक और चीज जी आजम साहब, आई कैन नॉट इग्नोर, साथ साथ हम जो तस्वीरें
लगा रहे हैं मशीनरी वगैरह की, इसलिए आपसे दोबारा एक दफ़ा पूछना चाहूँगी कि कनेक्टिविटी भी तो एक है ना। अब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पंजाब से बाकी छोटे शहरों से, बड़े शहरों से लोग वाया मोटरवे या GT आएंगे। अब हमने इस्लामाबाद को ब्लॉक होते देख लिया है, तो कोई ब्लॉकेजेस, कोई पुल बंद किए हों, कोई सड़कें, कुछ ऐसा है, मोटरवे खुली है, मतलब वी वांट टू मेक श्योर कि लोगों को पता हो कि क्या होने वाला है। नहीं, देखिए पंजाब की तरफ से ना कोई मूवमेंट है, ना पहले हुई है। फिर आपको पता है कि हुकूमतों के पास जो है वो तमाम रिपोर्ट्स पहुंचती हैं कि क्या कितनी मोबिलाइजेशन है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं है। पंजाब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल पुरसुकून है। और ये अभी लाहौर में भी मैं फिर रही हूँ, मुझे तो कहीं पर एक होता है ना, कोई 4 लोगों का काफिला ही नजर आ जाए, कोई 8-10 लोग इकट्ठे होकर निकलते हुए दिख जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाहौर खुला हुआ है, सब लोग अपने कामकाज पे जा रहे हैं और यही जिंदगी है, यही दुनिया है। तो कल लाहौर के लिए क्या प्लान है आपका? कल एक तो जाहिर है इनकी एहतजाज की कॉल है, मतलब जमा होने की कॉल है, मीनार पाकिस्तान इनके बानी की सालगिरह भी है तो वो भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लाहौर में कल कोई रोक टोक होगी? मीनार पाकिस्तान का कोई NOC है, नहीं जारी होगा, क्या प्लान है? नहीं, NOC तो नहीं है अब्दुल्ला, राइट नाउ भी कोई NOC नहीं है। दफा 144 नाफिज करने का है आपका इरादा लाहौर में? जी, अभी ये थोड़ी देर में चीफ मिनिस्टर साहिबा इस पे हुक्म फरमाएंगी तो फिर मैं ज्यादा I'll be able in the position कि मैं आपको इसके ऊपर कंफर्म कुछ कह सकूं। लेकिन ये गुजारिश ये है कि मीनार पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान की सालगिरह पे मीनार पाकिस्तान का क्या कसूर है और उसके इर्द गिर्द लोगों का क्या कसूर है। वो भाई सालगिरह करनी है जाकर डयाला के बाहर कर लो, सालगिरह करनी है तो मतलब जो है वो जाकर जमान पार्क के बाहर कर लो। जितने लोग निकलते हो बड़े आसानी से समा सकते हैं जमान पार्क में भी और उसमें भी। सो ये सालगिरह करने के लिए आप पूरे लाहौर को चौक करना है। हमने लोगों को जो है वो, जैसे आप कह रहे हो, किसी को इलाज के लिए बाहर निकलने नहीं देना, किसी को स्कूल कॉलेज नहीं जाने देना, लोगों को कारोबार पर नहीं जाने देना। तो आई एम सॉरी, सिर्फ बुनियादी हकूक इनके पास नहीं है, वो भी बुनियादी हकूक जिसमें ये दूसरों के हकूक को इनक्रोच भी करें और उसके साथ साथ जो है वो लोगों की जिंदगी अनरिलेटेड टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। एक तो बड़ा अच्छा है कि आप ड्राइव करते हुए हमसे बात कर रही हैं, लेकिन गुड दैट आप ड्राइव खुद नहीं कर रही हैं, आप पीछे बैठी हुई हैं। सो सेफ्टी फर्स्ट, ये हमें अच्छी बात लगी है। लेकिन चूंकि गाड़ी की बात हो ही रही है तो क्या कोई 76 न्यू व्हीकल्स के लिए बजट में एलोकेशन हुई है पंजाब हुकूमत की तरफ से? जो गाड़ियां जो हैं वो दी जाएंगी प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, सेक्रेटरीज को, प्रोटोकॉल ड्यूटीज के लिए? बिकॉज बजट जो बताया जा रहा है एटलीस्ट न्यूज रिपोर्ट्स में वो बहुत बड़ा बजट है। हम ऑस्टेरिटी मेजर्स की बात करते हैं इसलिए फिर ऐसी खबरें मायूब लगती हैं। तो हमने कहा आपसे पूछ ही लें। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, पहले एक तो पहली बात ये है कि अब्दुल्ला हुमा, गाड़ी जो है ना वो नेसेसिटी है। गाड़ी कोई प्रोटोकॉल और प्रिविलेज नहीं है। मैं अपनी, मुझे जो गाड़ी मिली हुई है, मैं उस गाड़ी के अंदर आई एम परफेक्टली फाइन। और कोई बुजुर्ग के लिए गाड़ियां नहीं आ रही, लेकिन गाड़ी की एक लाइफ होती है, ये आपको भी पता है। हम भी अपनी गाड़ियां, जो जाती गाड़ियां हैं, उनको भी हमें चेंज करना पड़ता है एट सर्टेन टाइम के, बिकॉज वो जब वो चलाने के काबिल नहीं रहती हैं तो उनको फिर चेंज करने के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए ऐसी कोई गाड़ियां जो है उसका ऑर्डर नहीं है। लेकिन जो गाड़ियां पूल्स के अंदर, जो गाड़ियों का पूल होता है गवर्नमेंट्स का, और हर गवर्नमेंट जो है, अभी सिंध गवर्नमेंट ने भी कुछ दिन पहले और KPK ने तो खैर अपनी मराहत बहुत बढ़ाई है, वो अलग बात है, उनकी खबर पहुंचते पहुंचते कराची शायद लेट हो जाती है। उन्होंने तो अपनी तनख्वाहें भी बढ़ाई हैं, उन्होंने तो अपनी जो है वो बहुत सारी नई गाड़ियां, ये सब कुछ लिया है। पंजाब में ऐसा नहीं होता है जब तक कि बहुत ज्यादा कोई जरूरत ना हो। तो यानी ये खबरें गलत हैं बेसिकली? ऐसा नहीं होता है, ये खबरें गलत है कि कोई बजट में एलोकेशन नहीं हुई नई गाड़ियों की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर कोई गाड़ियां आ भी रही हैं तो वो बाकायदा पूरे एक तरीके के साथ, अगर जो गाड़ियां इस्तेमाल के काबिल नहीं हैं और इस्तेमाल नहीं हो सकती, उनको रिप्लेस करने के लिए तो गाड़ियां आ सकती हैं। लेकिन किसी को शौक में गाड़ी चेंज करनी है या किसी को प्रिविलेज के लिए गाड़ी देनी है, उसके लिए गाड़ियां मंगाई जा रही है, ऐसा कतन नहीं है। थैंक यू आज़मा बुखारी साहबा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ऑलराइट, तो ये सब कुछ हो रहा है। और आज़मा साहिबा का ये भी कहना है कि वैसे तो उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि लोग ख़ास पंजाब से निकलेंगे, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है कि हमने कोई पुल, कोई मोटरवे वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें बंद नहीं की। वज़ीर दाखिला ने कल, आपको पता है, कुछ सजेशन भी दी थी, कुछ एडवाइस भी की थी, क्या कह रहे थे वो ज़रा सुनिए। PTI पाकिस्तान की जमात है, कोई बाहर की जमात नहीं है। उनको मैं कहूँगा कि जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने
इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है। या अल्लाह ना करे कोई एक छोटा सा भी वाक़या हो जाए जिस टाइम पे मलेशियन पीएम यहाँ आए उनके मूवमेंट के दौरान या कोई दौरान, उसका हम सारी ज़िंदगी खुमियाजा भुगतेंगे। हमारे लिए ये एक बड़ी थिन लाइन है कि इस टाइम पे हम सारी हर तरह की अरेंजमेंट भी करें और उसके बाद कोई कहे कि जी हमने डी चौक पहुँचना है या इस्लामाबाद पे धावा बोलना है, तो उसके ऊपर अगर कोई आएगा और जो हाथ चढ़ेगा उस पे मैं एडवांस उनको बता रहा हूँ कि फिर हमें कोई ये ना कहे कि जी इनके साथ नरमी करनी है। पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी की हुई है, हमने अपना पूरा अरेंजमेंट किया हुआ है, फिर इतना ज़रूर है कि कोई शिकवा ना करे। हम हर हद तक जाएंगे उनको रोकने के लिए। हम किसी सूरत अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ है और यहाँ पे इस तरह की चीज़ हो रही हो। अच्छा जी, कराची में आपको पता है कि ज़बरदस्त किस्म का फेस्टिवल चल रहा है और कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में दुनिया भर से आए सैकड़ों परफॉर्मर्स कराची वालों को अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और वहीं ये ऐसा प्लेटफॉर्म भी बन गया है जहाँ मकामी आर्टिस्ट अपना हुनर भी दुनिया के सामने इस हफ्ते का प्रोग्राम बहुत एक्साइटिंग है और एक्चुअली एक्साइटमेंट की पीक वीकेंड पे होती है। तो कल तो बहुत से म्यूजिकल परफॉर्मर्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट जिसमें बयान हैं, आशिर बजाहत हैं, मतलब हु इज नॉट देयर, सो मेनी ऑफ देम। नाइट तो सोल्ड आउट हो गई ना, मतलब वो तो सोल्ड आउट ही हो गई। तो बहुत कुछ होने वाला है। तालीम बालगा पेश किया गया, वो भी मैं कहता हूँ लोगों ने तारीफों के पुल बांध दिए उसके लिए। फिर कुछ और ड्रामे भी पेश किए जा रहे हैं और तालीम बालगा के ही डायरेक्टर और फिर एक और प्ले की तैयारी में भी हैं फरहान आलम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद, अदाकार हैं, हिदायतकार हैं, मुसन्निफ हैं। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, माशाल्लाह। सबसे पहले तो मुबारक हो, थैंक यू। आपने जो ड्रामा पेश किया अब तक उसके बारे में पीपल आर गोइंग क्रेजी, दोबारा चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं देखना। हमें रिव्यूज़ मिल रहे हैं कि भाई आपने मिस कर दिया। एक तो बताइए क्या तालीम बालगा दोबारा किस दिन पेश किया जा रहा है? तालीम बालगा 2.0 जो है वो 10 अक्टूबर को दोबारा हो रहा है ऑन पब्लिक डिमांड। ऑन पब्लिक डिमांड 10 व्हेन यू से 2.0 हम दूसरे ड्रामे की भी बात करेंगे, क्लू जिसका नाम है। लेकिन ये क्या, एक तो वो तालीम बालगा है जो हमने बचपन में टीवी पर देखा, सेम स्ट्रक्चर है लेकिन आज के दौर में है क्या? बिल्कुल सही आपने गैस किया, सेम स्क्रिप्ट है, सेम डायलॉग्स हैं, सिर्फ उसमें हमने आज के ज़माने के हिसाब से थोड़ी सी एडिशन की है ताकि जिसमें इंटरनेट भी है, मोबाइल फोन भी है। जो हमने रिव्यूज उसके सुने हैं और जो लोग देख के आए हैं वो कह रहे थे कि ऑडियंस तो इतना रिलेट कर रही थी उस चीज के साथ, तो वो सारी ट्वीक किया गया है, उसको बिल्कुल इधर 2024 में लेके आए हैं। लेकिन उनके जो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की जो राइटिंग थी उसको हमने कहीं नहीं छेड़ा है, जैसे उनके डायलॉग्स थे वो वैसे ही होते हैं, उसमें सिर्फ हमने डायलॉग्स का आज के ज़माने के हिसाब से एडिशन किया है। यानी ओरिजिनल ही रहा है और आपने एडिशन किया है उसके मिडिल में। और वही कैसा रिस्पांस रहा, मतलब जो रिस्पांस हमें मिल रहा है? रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और उसकी वजह यह है कि वो खेल इतना नॉस्टैल्जिक है और 1950 से लेके 2024 तक जो भी शख्स उसे देखता है उससे जितनी भी चीज़ें उसमें सैटिरिकल तौर पे दिखाई गई हैं या जो बातें होती हैं वो रिलेट इतनी जल्दी कर जाता है कि बहुत रेलेवेंट। वैसे तो अफसोस की बात भी है कि अब तक वो रेलेवेंट नहीं होनी चाहिए। वी शुड हैव बीन पास्ड ऑन टू समथिंग एल्स। चले वो तो है और आप कह रहे हैं कि अब उसकी नेक्स्ट वीक एक और बाय ऑन पॉपुलर डिमांड एक और व्यूइंग होगी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, क्लू के बारे में क्लू दें। क्लू जो है वो एक मर्डर मिस्ट्री प्ले है। ये क्लू जो है वो एक बोर्ड गेम होता था एक ज़माने में, क्लूडो के नाम से। अभी भी खेला जाता है लेकिन अब वो शौक से नहीं खेला जाता। तो उसके ऊपर जो है जोनाथन लिन साहब ने एक फ़िल्म लिखी थी और फिर उसको स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया था, थिएटर स्क्रिप्ट में। उसको हमने अडेप्ट किया है और उसको हम जो है वो 8 अक्टूबर को वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। और इसके बारे में बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि ये मिस्ट्री है, तो छोटी सी भी चीज़ बताई तो पूरा खेल समझ में आ जाए। अच्छा, ये बताएं, उर्दू में पहली है इसकी? जी फर्स्ट है। तो ये पहली बार ही शोकेस भी फर्स्ट टाइम जी डेब्यू। और कोई नुमाया आर्टिस्ट वगैरह का कौन टीम क्या कंप्राइज? टीम जो है वो आर्ट्स काउंसिल की जो थिएटर एकेडमी के जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट पास आउट हुए हैं उनको लेके ये खेल बनाया गया है
और तालीम बालिगा में भी यही है। तालीम बालिगा में भी जो आर्ट्स काउंसिल की थिएटर एकेडमी के टैलेंट पावर हाउस हैं लड़के लड़कियां, बिल्कुल लड़के लड़कियां सब बहुत पावर हाउस हैं यकीन। अच्छा देखिए, तालीम बालिगा जो है वो तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो हमेशा हिट होता है। जब एक नई चीज़ लाई जा रही हो, जैसे कि आप ये क्लू की बात कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम, उसमें क्या रिजर्वेशंस, टेंशंस क्या होता है? मतलब ऑडियंस कनेक्ट करेगी नहीं करेगी, उनको कैसा होगा, ये खौफ होता है हमेशा थोड़ा सा? यकीनन एक आर्टिस्ट को इस चीज़ का हमेशा से खौफ होता है कि ऑडियंस उसको पसंद करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन थोड़ा सा तजुर्बा जब हो जाता है तो आप ये कह सकते हैं कि आपको हल्का सा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी चीज़ चलेगी और कौन सी चीज़ नहीं चलेगी, तो आप ज़्यादातर वही कंटेंट कर रहे होते हैं जो आपको पता होता है कि ये इस मोमेंट पे ये चल जाएगा। राइट। तो क्लू भी उनमें से एक है। तो फिर हम आप लोगों को यही कहेंगे कि देखें ऑलरेडी इनका काम एक चल रहा है और बड़ा ही पॉपुलर और बड़ा पसंद किया जा रहा है, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन गो टू 8th, आपने कहा है 8th of October if you are in Karachi, do go to watch Clue. Thank you and good luck for Clue and inshallah we are going to be there for Taaleem Balghan 2.0. अच्छा जी, इससे पहले हुमा आपने आज़म बुखारी साहब से गाड़ियों का पूछा था और उन्होंने कहा था कि गाड़ियाँ ज़रूरत हैं, लग्जरी नहीं हैं। 76 गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है पंजाब गवर्नमेंट है, जिनमें 4 व्हील के अलावा 1800 सीसी की गाड़ियां भी शामिल हैं। आज़म मलिक हमारे साथी हैं, उनकी ये स्टोरी है और उनसे पूछते हैं कि किन किन के लिए खरीदी जा रही है। आज़म, सबसे पहले तो आप यही बताएं कि पंजाब हुकूमत ने ये जो बड़ी भारी कीमतों वाली दर्जनों गाड़ियां जो हैं करोड़ों रुपए पर खरीदने का ऐलान कर दिया है और अभी हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, तो ये बताएं नंबर 1 ज़रूरत क्या पड़ गई इसकी और ये गाड़ियाँ किससे मिलेंगी, ये बड़ा है इम्पोर्टेंट। जी बहुत शुक्रिया। देखें, आपने बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि सरकार को क्या ज़रूरत है। सरकार को अगर ज़रूरत है तो सिर्फ वो आवाम की ज़रूरत नहीं है, वगरना उन्हें हर चीज़ की ज़रूरत है। करोड़ों रुपए मालियत की ये गाड़ियाँ जो हैं वो 76 के करीब ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 3 मुख्तलिफ महकमों के लिए ये गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। तकरीबन 62 करोड़ रुपए के नज़दीक जो अमाउंट बनती है उस पर ये SNGAD कुछ सरकारी अफसरान के लिए खरीदी जाएंगी, कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो पार्लिमानी सेक्रेटरीज के लिए खरीदी जाएंगी और कुछ गाड़ियाँ प्रोटोकॉल के लिए खरीदी जाएंगी। ये बड़ा अहम नुक्ता है कि प्रोटोकॉल के लिए भी यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, यानी कि अगर साहब बहादुर चल रहे हैं तो उनके पीछे भी एक गाड़ी चलना बड़ी ज़रूरी है। सूबाई वज़रा प्रोटोकॉल के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपए से 30 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी, यानी कि सूबाई वज़रा एक गाड़ी में चलेंगे और उनके पीछे जो कॉर्निश बजा लाते हैं उनके लिए ये तकरीबन जो है वो 20 करोड़ तकरीबन 21 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी जो साहब बहादुर के पीछे पीछे गाड़ियां चलेंगी। और इसके साथ साथ SNGAD के प्रोटोकॉल के लिए तकरीबन 3 करोड़ 61 लाख रुपए से 2 लग्जरी गाड़ियां खरीदी जाएंगी। ये वो गाड़ियां हैं जो वो डिपार्टमेंट इस्तेमाल करेगा। मैं आपको एक और हैरानकुन बात बताता हूं कि 20 लीगी पार्लिमानी सेक्रेटरी के पास पहले ही लग्जरी गाड़ियां हैं, इसके बावजूद 20 गाड़ियां उनके लिए और खरीदी जा रही हैं। डू गो आज़म मलिक, थैंक यू वेरी मच। और ये हम ज़रा पता करना चाहते थे, आज़मा बुखारी साहिबा से तो हमने बात कर ली थी और उन्होंने डिनाई भी नहीं किया था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब बाकी विल लीव इट अप टू यू। कि तहरीक इंसाफ को अदालती महाज पर कल एक बड़ा धचका लगा है और सुप्रीम कोर्ट ने मुतफ़िका तौर पर आर्टिकल 63A 63A का फैसला कल अदम करार दे दिया है और 5 रुकनी बेंच ने नज़रसानी दरख्वास्तें मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर लेंगे। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ रुकनी असेंबली ना सिर्फ वोट दे सकेगा बल्कि वोट गिना भी जाएगा। उसको ऑब्वियसली रिपरकशंस होंगे लेकिन वोट उसका गिना जाएगा। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा कि 63A का फैसला देकर उनकी पंजाब में हुकूमत ख़त्म की गई। मुस्लिम लीग नून ने फैसले को पार्लियामेंट की फतह करार दिया है। इसी पर बात करते हैं, उमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अक्सर तहरीक इंसाफ के एतराज़ात हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द बेंच पे भी हैं और भी हैं। शुक्रिया चीमा साहब, सुप्रीम कोर्ट ने 63A केस का फैसला अब सुना दिया है। हुकूमत सर्टनली काफ़ी खुश है, उन्हें लगता है कि अब आइनी तरमीम वाला मामला भी हल हो जाएगा या काम उनका हो जाएगा। आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, गवर्नमेंट खुश तो बड़ी है और उनका खुश होना बनता है क्योंकि इस दिन का वो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस भी हैं कि जो तोड़ फोड़ का अमल है वो बड़ा एक क्रिटिकल भी है और उन लोगों के लिए भी जो कि इस तोड़ फोड़ के अमल में शरीक होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये अगर कोई PTI के लोगों को तोड़ते हैं तो वो तो घर के बाहर धरना मारते हैं, बल्कि वो उधर उनको अपने इलाके में आने भी नहीं देते। तो लेकिन ये होगी ज़रूर, लगता तो ऐसे ही है और हुकूमत पुरुम्मीद है, ये बात दुरुस्त है।
और मुझे लगता है कि बस जो नेक्स्ट वीक है उसमें वो कोई काम कर दिखाएंगे और ये कोई इतना लंबा भी नहीं चलेगा। और जो आइनी तरमीम वाला मामला है ये पहले भी जब आता है ना तो तरमीम बन के ही आती है, ये कोई इधर आगे डिस्कस नहीं होती पार्लियामेंट में कि इधर बहस होगी, ये फिर बड़ी एक फ़ास्ट ट्रैक पर आती है। और ये जिस तरह पहले 18वीं तरमीम आई थी तो जो कंसेंसस था वो पहले ही कमेटी में हो गया था, लेकिन यह है कि उस टाइम पीटीआई नहीं थी तो बाकी सारी जमातें जो है उन्होंने मिल के कोई चीज़ें तय कर ली गई थी। बेशक अगर किसी पार्टी का कोई एक बंदा भी था तो वो भी उसमें शरीक था। अभी जो है वो पीटीआई की वजह से काफ़ी एक पोलराइजेशन भी काफ़ी है, तो लेकिन लगता है कि ये चीज़ें अगले हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगी। पोलराइजेशन है। उमर ये बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस अंदाज में आईनी तरमीम को हरी झंडी दिखाई है वो अपनी जगह बड़ा हैरान कुन है। आपके ख्याल में डटे हुए हैं? बिल्कुल। तो इन तरमीम में ऐसा क्या है जिस पर मौलाना जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने को बिल्कुल तैयार नहीं है? मतलब उनकी जमात क्या चाहती है, क्या लग रहा है आपको? एक तो यह है कि मौलाना के लिए काफ़ी देर के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि जिधर वो एक तवज्जो का मरकज़ बने तो वो इस नशे से भी बाहर नहीं निकल सके। दूसरा ये है कि वो पॉलिटिकली अपनी पोजीशन ऐसी चाहते थे कि जो कि एक अवामुन नास में आकवर्ड ना लगे, और ऐसे वक्त में कि जब उनकी जो एक मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है वो भी केपी में है और केपी में इस टाइम जो पीटीआई का एक स्ट्रांग होल्ड भी है, तो उन्होंने अपने आप को एक इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर भी एक अलग से अपने तशख़्ख़ुस को मनवाने की भी कोशिश की है, और साथ ये भी किया है कि कोई ऐसा कोई जो एक अवामी उमंगों के मुताबिक या उनके ख़ास तौर पे उनके इलाके में जो लोगों का ख्याल है उससे हटकर कोई बज़ाहिर वो अगर फ़ैसला करें भी तो इतनी जल्दी में ना करें, शो करें कि बड़ा तरद्दुद से काम लिया, बड़ा सोच समझ के काम लिया। जहाँ तक उनका मामला है कि वो किस बात पे अटके हुए हैं, मैं फ्रेंकली मुझे नहीं आइडिया। जो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बात वो कर रहे हैं, एक वो मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कर रहे हैं। जो हुकूमत का मौक़िफ़ मैंने सुना है वो तो कहते हैं जी कि मिलिट्री कोर्ट्स की बात ये हो रही है कि वो इलाके जो कि शोरश ज़दा हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से, और ये बलूचिस्तान में एपेक्स कमेटी की मीटिंग में भी ये बात आई थी कि जो शोरश ज़दा अज़ला हैं उधर मिलिट्री कोर्ट्स बनाई जाएँ। और अगर ये मुतालबा वाकई उधर क्या है तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी आकवर्ड बात तो नहीं है। अगर कोई है तो बताया जाए कि किस तरह आकवर्ड है। ना उधर हम को फैसले कर पाते हैं, ना हम कोई अपनी कानून साजी बेहतर करने की कोशिश करते हैं। हम इवन कि मिसिंग पर्सन के हवाले से कोई कानून साजी नहीं कर पाते, लेकिन बाहर शोर करते रहते हैं अपनी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो मौलाना का क्या मसला है, वो वाकई मिलिट्री कोर्ट्स का मसला है या कि कोई और उनका मुतालबा है कि जो मनवाने के लिए वो बज़ाहिर ये बहाना बनाते हैं? मेरा ख्याल है कि कोई इतनी क्लैरिटी नहीं है मुझे वाले से क्लैरिटी। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, मगर इतवार को हमने आपको याद कराना है कि हमारी लड़कियों का टाकरा है इंडिया के साथ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया वुमेन वर्ल्ड T20 कप में पाकिस्तान का मुकाबला महामुकाबला होने वाला है भारत से। हमने शुरुआत अच्छी की है और इंशाल्लाह हम वो गेम भी जीतेंगे और फिर मंडे को सेलिब्रेट करेंगे। इंशाल्लाह वील डू दैट एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड। बाय।